हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय की पाठ योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना, जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात मित्रों, आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएससी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या जिस विद्यालय में आप अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं या जिस जगह पे आप अपना लेसन प्लान या पाठ योजना की डायरी तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, जैसे मैंने लिखा है। उसके पश्चात में आपका जो भी नाम है, छात्र, अध्यापक, अध्यापिका, जो भी आपका नाम है तो आपका नाम लिख दीजिए। जिस कक्षा की आप पाठ योजना तैयार कर रहे हैं वो कक्षा और विषय, जिस विषय का, तो आज अपन भूगोल विषय की पाठ योजना तैयार करें तो भूगोल विषय आप लगा लीजिए। मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और हमारी वीडियो की जो सबसे पहले आप प्राप्त कर सके या देख सकें। प्लीज़ सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ मित्रों सब्सक्रिप्शन जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वापस वीडियो पे आते हैं। तो मित्रों, इसके पश्चात में आज का जो अपना प्रकरण है वो है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश के ऊपर या इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ योजना तैयार करेंगे, तो आपको एक प्रकरण लगा लेना है। मित्रों, इसके पश्चात में आपको कालांश, जिस कालांश में आप अपनी पाठ योजना तैयार करें वो कालांश, जिस दिनांक को बना रहे वो दिनांक और समयावधि हो जाएगी आपकी 36 मिनट। इस प्रकार से आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। ये खाना पूर्ति करने के पश्चात में जो मित्रों आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है यहाँ से, वो है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लेनी है शिक्षण के उद्देश्य। इसके पश्चात शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगाने के पश्चात इसके अंदर आपको दो कॉलम बनाने हैं, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित विवादगत परिवर्तन। अगर आप क्रम संख्या वाला कॉलम बनाते तो एक तीसरा कॉलम भी और हो जाएगा क्रम संख्या। मित्रों, शिक्षण के उद्देश्य के बारे में आपको पहले जानकारी देता हूँ। शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है? शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक या आपके द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है जिस प्रकरण या जिस विषय वस्तु के बारे में, तो उस विषय वस्तु को आपके द्वारा बच्चों को पढ़ाने का क्या मूल कारण है। कि कहने का मतलब है आप जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस विषय वस्तु से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या आपके द्वारा ये विषय वस्तु पढ़ाकर बच्चे के अंदर आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो जो आपका पहला शिक्षण का उद्देश्य है जैसे ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य कारण बच्चे में जो आप अपेक्षित वर्गगत परिवर्तन दिखाई देंगे तो वो है छात्र भारत के भौतिक प्रदेश संपर्कों के प्रति प्रत्याभ्यान एवं प्रत्याशमन कर सकेंगे। द्वितीयतः वो छात्र भारत के भौतिक प्रदेशों की व्याख्या कर सकेंगे एवं उसको समझ सकेंगे। तृतीयतः ज्ञानोपयोग, छात्र भारत के भौतिक जो प्रदेश है उनके ऊपर उच्च अध्ययन में नवीन परिस्थितियों में ज्ञान कर सके। चौथा था कौशल, पांचवा था अभिरुचि, छठवा था अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य इनको लिख लेना है और अपेक्षित वर्गगत परिवर्तन भी लिखना है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो है आपकी सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य कि छात्र, अध्यापक तक शिक्षकों द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी शिक्षण सामग्री क्लास, जैसे चौक होगा, डस्टर होगा, संपेट प्लग होगा, मानचित्र वगैरह जितनी भी सामग्री है उसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तावना। मित्रों, प्रस्तावना होता है आपका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आप प्रस्तावना तैयार करेंगे आपकी पाठ योजना उतनी अच्छी है, उतनी प्रभावपूर्ण निकल के आएगी। कहने का मतलब है इसके अंदर आपको दो कॉलम बनाने, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। कहने का मतलब है जो आपको प्रस्तावना प्रश्न है ऐसा बनाना है कि जितना प्रभावपूर्ण आप बनाओगे आपकी पाठ योजना उतनी प्रभावपूर्ण बनेगी। तो प्रस्तावना प्रश्न होता है, इसके अंदर आपको बच्चों से प्रश्न पूछने होते हैं। कम से कम आपके द्वारा 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं, और ये जो प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए प्रश्न आप पूछेंगे। आप जरूर नहीं कि आप जो प्रकरण पढ़ा उससे संबंधित आप एक प्रश्न पूछें, आप अन्य प्रकरण से संबंधित ये प्रश्न पूछने हैं, लेकिन आपको एक तार्किकता के क्रम का ध्यान रखना है। और मित्रों, अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों से, जिसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं कुछ प्रश्न आपको बोल के बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो बच्चे उत्तर एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप वो कौन से देश में है जिससे एक चिड़िया कहा जाता है, वो कौन सा देश है, बच्चे उत्तर भारत देश है। भारत का आकार की दृष्टि से कौन सा देश है, विशाल देश है। भारत की विशालता के कारण यहाँ पर क्या पाई जाती है, बच्चे उत्तर भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है। भारत में भौतिक प्रदेशों के बारे में आप क्या जानते हो, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस समस्यात्मक प्रश्न का बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो छात्र अध्यापक द्वारा उसका उद्देश्य कथन होगा, बच्चों आज हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है आपकी वो है आपका प्रस्तुतिकरण।
हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। जो प्रस्तुतिकरण होता है तो आपके द्वारा जो बच्चों को प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा उसके अंदर आपको जो संपूर्ण विषय वस्तु जो आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रस्तुतिकरण के अंदर ही देनी रहती है। तो आपको इसके अंदर 5 कॉलम बना लेने हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि या प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम तैयार कर लीजिए। और जो आपका पहला शिक्षण बिंदु आता है वो है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत से संबंधित मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दिए, तो इन विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए और बच्चे इन विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। विधि कौन सी हो जाएगी? प्रश्नोत्तरी विधि। इसके पश्चात में जो छात्र अध्यापक देगा जो प्रस्तुतिकरण या छात्र अध्यापक कथन है उसको लिखेंगे। भारत की उत्तर सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय वलय में घुमा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों से घिरी श्रृंखला है। एक ये लगभग की इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई तक ये फैली हुई है। इस प्रकार से आपको जो मैं प्रस्तुतिकरण लिखा रहा हूँ इस प्रस्तुतिकरण को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मैंने कुछ शब्द आपको बोल के भी बता दिए, तो इस प्रस्तुतिकरण को आप ध्यानपूर्वक लीजिए। और विधि हो जाएगी आपकी कौन सी? व्याख्यान विधि। और विद्यार्थी क्रिया में आप लिख लीजिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो श्यामपट्ट कार्य, देखिए मैंने श्यामपट्ट कार्य आपको ये बता दिया। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन महत्वपूर्ण बिंदु को मैंने इसके अंदर लिख भी दिया है आपको। आप चाहे तो इसको लिख भी लीजिए अपने हिसाब से, आप चाहे तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु को भी लिख दीजिए। इस प्रकार से देखिए मैंने इसकी चौड़ाई कितनी थी, इसकी लंबाई कितनी, कहाँ से कहाँ तक है, तो सारी चीज़ मैंने इसके अंदर आपको डिस्क्राइब कर दी है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जैसे इसकी जो लंबाई कहाँ से कहाँ तक वो सारी बता दी मैंने, कितने किलोमीटर में, कहाँ से कितना, दो सारी चीज़ इसके अंदर लिख लीजिए। कुछ चीज़ें देखिए, ये वाली चीज़ पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में बहुत अधिक अंतर है। श्रृंखलाओं के बीच बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 600 मीटर की औसत लंबाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा छात्र अध्यापक दिया गया प्रस्तुतिकरण। तो इस प्रस्तुतिकरण को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए मित्रों। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग है आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न के बारे में आपको सामान्य जानकारी दे देता हूँ। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ या जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे। या कहने का मतलब बच्चों का ध्यान पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो, इस वजह से ये बोध प्रश्न पूछे जाते ताकि बच्चों का ध्यान पाठ में आसानी से लगा रहे और बच्चे आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे ही देंगे। जैसे हिमालय के बच्चे देंगे एक वलित पर्वत श्रृंखला है, पश्चिम भाग की अपेक्षा हिमालय पर्वत के किस भाग में अधिक विविधता पाई जाए, तो बच्चे देंगे पूर्वी भाग की ऊंचाई में। विधि कौन सी चल रही है आपकी? प्रश्नोत्तरी विधि। इसके पश्चात में मित्रों जो आपका जो द्वितीय शिक्षण बिंदु आता है वो उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान जो शिक्षण बिंदु है इस द्वितीय शिक्षण बिंदु से संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है। तो जो विकासात्मक प्रश्न है वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं। जैसे कुछ प्रश्न मैं आपको बोल के बता देता हूँ। माउंट एवरेस्ट हिमालय की किस श्रृंखला में स्थित है? तो बच्चे उतरेंगे बृहद हिमालय की श्रृंखला में। हिमालय के दक्षिण में फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे उत्तरी मैदान कहते हैं। विधि कौन सी चल रही है आपकी? प्रश्नोत्तरी विधि। छात्र अध्यापक क्रिया केंद्र तय हो जाएगी और छात्र क्रिया केंद्र आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि। और जो उत्तरी मैदान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे या समस्यात्मक प्रश्न या निरुत्तर आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके पश्चात में जो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा बच्चों को प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा तो छात्र अध्यापक कथन लिख लीजिए आप। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी या प्रमंडलियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों से बना हुआ है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरपात में स्थित बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निरपेक्ष हुआ है जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। ये लगभग मैदान से 2400 मीटर लंबाई एवं 240 से 332 मीटर चौड़ाई। ये सघन जनसंख्या वाले भौगोलिक क्षेत्र हैं। समृद्ध मृदा अवतरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ या उत्पादक क्षेत्र है। तो छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर ये सारी चीज़ हो जाएगी। और जो छात्र क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और देखिए मैंने श्यामपट्ट कार्य ब्लैक चार्ट लगा दिया है। इस ब्लैक चार्ट के अंदर देखिए मैंने श्यामपट्ट कार्य पुसु सोयोदी या बड़े ढंग से लिखा है। तो आप किस प्रकार से ब्लैक चार्ट लगा के आराम से श्यामपट्ट कार्य को कंप्लीट कर लीजिएगा मित्रों। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट स्टडी निकल के आती है उसके पश्चात में वो है आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से उधर उधर भंग नहीं हो या एकाग्रचित होकर उनका ध्यान पाठ के
अंदर लगा रहे हैं, इस वजह से ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके द्वारा भी ये बहुत प्रश्न पूछ लेने बच्चों को, और आप चाहे तो इन बहुत प्रश्नों को लिख लीजिए, या आप चाहे तो अपनी इच्छा के हिसाब से भी बहुत प्रश्न बना सकते हैं, जैसे आप बच्चों को शिक्षण करवा रहे हैं उसी के हिसाब से। उत्तरी मैदान कौन कौन से प्रमुख नदियों से बना हुआ है, तो बच्चे बताइए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है। भारत का अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो बच्चे उतरेंगे उत्तरी मैदान है। विधि कौन सी चल रही है इसके अंदर, प्रश्नोत्तरी विधि। तो इस प्रकार से आपको ये सारे बहुत प्रश्न लिख लेने हैं मित्रों। ये बहुत प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है यहाँ से, तृतीय जो शिक्षण बिंदु होगा वो हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रायद्वीपीय पठार तृतीय शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आपको 5 कॉलम बना लेने छात्र अध्ययन क्रिया, अगर कॉलम बने हुए तो ठीक है, बना इसके अंदर लिख लीजिए आप। तो तृतीय शिक्षण बिंदु आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो इससे संबंधित देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। धरातल के ऊपर उठे भूभाग को क्या कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे पठार कहते हैं। भारत के विशाल मैदान में दक्षिण से विस्तृत पठार कौन सा है, तो बच्चे उत्तर देंगे प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा बच्चों को छात्र अध्यापक कथन बताया जाएगा या प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो उसके अंदर आप लिख लीजिए प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। ये मैदान गोडाउना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठार के 2 प्रमुख भाग हैं, जैसे मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तरी में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि इस प्रकार से आपको ये जो मैं लिखा रहा हूँ छात्र अध्यापक कथन, इसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विद्यार्थी क्रिया में साथ में लिख लीजिए। आप विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। और विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और देखिए मैं ब्लैक चार्ट के अंदर देखिए मैंने श्यामपट्ट कार्य इधर से अलग से आपको डिस्क्राइब कर रखा है, तो अलग से आप इस ब्लैक चार्ट लगा के श्यामपट्ट कार्य को आप अलग से परिपूर्ण कर लीजिए। मित्रों श्यामपट्ट कार्य परिपूर्ण करने के पश्चात में देखिए मैंने आपको जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को भी आप अपने हिसाब से परिपूर्ण कर लीजिए। देखिए मैंने सारी जानकारी इसके अंदर प्रदान कर दी है आपको। जैसे कुछ और मैं बोल के बता देता हूँ आपको, जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा संग्रह एवं उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से आपको ये जो सारी जानकारी है, सारी जानकारी आसानी से इसके अंदर से मैं लिख लेनी है। मित्रों ये जानकारी लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है यहाँ से जो छात्र अध्यापक कथन है, उस छात्र अध्यापक कथन को आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके पश्चात हेडिंग है आपकी बहुत प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए बहुत प्रश्न। बहुत प्रश्न के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बहुत प्रश्न होते हैं वो बहुत प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। बहुत प्रश्न वही है जो मैंने आपको लिखाए हैं, तो सारे बहुत प्रश्न आ जाएंगे। जैसे राजस्थान के बलुई तथा पथस्थलम को कौन सा पठार मिल जाता है, तो बच्चे उत्तरेंगे प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार किन शैल से बना है, तो बच्चों देखो पुराने क्रिस्टल, आग्नेय, रूपांतरित वगैरह सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी। मित्रों इस प्रकार से आपकी जो पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आप कोडिंग लगा लेने मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आप जान लीजिए कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न उनके द्वारा किसी भी प्रकार के तैयार किए जा सकते हैं। जरूर नहीं जैसे मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं। तो आप लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक या किसी भी प्रकार के प्रश्न मिलान चिन्ह वाले किसी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए, जैसे आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना। मित्रों अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है, और गृह कार्य ऐसा देना है जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए अंत के अंदर आपको गृह कार्य दे दीजिए, ताकि उस गृह कार्य को बच्चे जाके घर पे आसानी से कर सकें और अपना जो खाली समय उसका सदुपयोग कर सकें। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।